classify according to their physiology 3 types of cells. One is called striated muscles, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं skeletal muscles, biceps, triceps वगैरह जो हमारे मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, striated muscles. There's another class of muscles which are called smooth muscles, and you aware about that. We have awareness about this. Smooth muscles normally कहाँ होती हैं? Blood vessels के अंदर, arteriole के अंदर, जो कि vasodilation और vasoconstriction वगैरह करते रहते हैं, या जो आपके ये जो bronchiole है इसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं smooth muscles. और तीसरा है हमारे पास special type of muscle which is cardiac muscles. ये दोनों मसल जो है स्मूथ और कार्डियक, ये बेटा इनवॉलंटरी होते हैं, not under the control of ROL, involuntary, which are unconsciously controlled. We cannot contract or relax by our own will, so they are autonomic. Autonomic मतलब खुद ब खुद अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. I mean, मैं एक और वर्ड लिखता हूँ इसके लिए, इनर्वेटिव. इनर्वेटिव का मतलब होता है कंट्रोल बाय द ब्रेन अनकॉन्शियसली. जो स्केलेटल मसल्स है हमारे पास, ये वॉलंटरी मसल्स हैं. We can control it by our will. They can be consciously controlled. ठीक है. अच्छा, अगली बात हमारी है कि स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को अगर मैं थोड़ा सा आपको इस पे फर्क बता दूं स्ट्रक्चर वाइज, डायग्राम वाइज, तो स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है. मैं जरा स्मूथ मसल पहले बता दूं. ये तकरीबन समवट चिप्टे सेल्स होते हैं और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, आर्म सेल्स की तरह. और इसके अंदर जो है एक एक न्यूक्लियस मौजूद होते हैं. 1 सेकंड बेटा, अगर एक कॉल आ रही है. इसमें अगर हम देखें तो न्यूक्लियस भी मौजूद होती हैं. It's a type of the smooth muscles. अच्छा, इसी तरह अगर हम यूजुअली कार्डियक मसल देखते हैं तो या स्ट्राइटेड मसल देखते हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है. आई मीन थोड़ा सा फाइब्रस टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. थोड़े से elongated सेल्स होते हैं. That's somewhat like elongated cells. Anyway, in our syllabus, the most important जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त डिटेल में, ना तो हम स्मूथ मसल पढ़ेंगे और ना कार्डियक मसल पढ़ेंगे. हमारा जो ताल्लुक है वो है स्ट्राइटेड मसल से. तो स्ट्राइटेड मसल्स को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ.
मेरे साथ रहिएगा। जो आपके सामने है और उससे पहले जो मैंने बताए थे वो स्ट्राइटेड मसल थे। स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर इसको स्ट्राइटेड मसल्स कहते क्यों है? व्हाई वी यूज द वर्ड स्ट्राइटेड मसल्स? दिस इज बिकॉज दैट वी हैव सम स्ट्रिप्स ऑन दीज मसल्स। स्ट्रिप का मतलब स्ट्राइशन का मतलब होता है स्ट्राइशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिप्स। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक मसल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके ऊपर मुख्तलिफ बैंड्स हैं, स्ट्रिप्स या बैंड्स। देखो ये ऑरेंज बैंड्स है, फिर ग्रीन बैंड्स है, फिर पर्पल है। इस तरह इन मसल के ऊपर खास किस्म की स्ट्राइशन होती है जिसकी वजह से इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। और ये हमारे स्केलेटल मसल होते हैं जो कि कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मसल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लीज फोकस कीजिएगा। ये डायग्राम देखिएगा, ये पूरा एक मसल का बाइसेप का या ट्राइसेप समझिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और अगर आप मसल का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये जो लाइनें नजर आ रही है आपको, ये लाइनें असल में मजीद सेल्स हैं, मसल सेल्स है जो कि हम इसके अंदर बना रहे हैं। अच्छा, ये इसके 3D शेप मैंने बनाने की कोशिश की है। ये इसका कटा हुआ हिस्सा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसको अगर आप अंदर से देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर सेप्टेशन होती है, पार्टीशन होती है। आप देख सकते हैं ये जो पार्टीशन आपको नजर आ रही है, इसको एक इसमें से एक को मैंने शेड भी किया है, दो को शेड किए हैं। तो इनमें हर पार्टीशन को हम नाम देते हैं फेसिका, जो यहाँ दिया गया है। अच्छा, इस फेसिका के अगर आप देखें तो पार्टीशन के अंदर आपको ये जो ब्लू सर्कल नजर आ रहे हैं, ये सर्कल नहीं है, ये असल में एक एक नर्व फाइबर है। आई मीन मैं अगर आपको इसमें से एक सर्कल को दिखा दूं, जैसे एक को मैं बड़ा बना देता हूँ, चले इसको। तो ये यूं है, पूरा एक सिलेंडर है जो अंदर की तरफ यूं जा रहे हैं सारे, जब भी तो हमें ये लाइनें नजर आ रही है। तो ये सारे अंदर की तरफ सेल्स है, आई मीन मसल फाइबर है। तो हमने इस फेसिका में जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इस फेसिका के अंदर हमने एक मसल फाइबर को बाहर निकाला हुआ है। ये वो मसल फाइबर है जो आपको नजर आ रहे हैं। यानी एक मसल फाइबर एक एलोंगेटेड सेल होता है। आई मीन मसल फाइबर अच्छा, अब इस मसल फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे मजीद डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये भी इसके अंदर पैरेलल रन कर रहे होते हैं। ये पूरा एक बंडल है, स्टक है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये मसल एक फाइबर है, सिंगल एक फाइबर है, और इसको मसल सेल भी कहते हैं, तो फिर सेल के अंदर ये बारीक बारीक मजीद ट्यूब्स किस चीज की हैं? इमेजिन कीजिएगा, मैं आपको एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ कि जैसे कि एक माचिस की तीली होती है ना, आपके पास बहुत सारी माचिस की तीलियां हैं और आपने इसके ऊपर एक रबड़ की टाइट शीट चढ़ाई हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो रबड़ की जो शीट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल का। और मसल सेल के अंदर जो बहुत सारी आपको माचिस की तीलियां नजर आ रही है, ये ऑर्गेनेल्स हैं इनके, और इसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल। तो मैं सबसे कुछ कुछ दो इंपॉर्टेंट फीचर पहले आपको बता दूं मसल फाइबर की या मसल सेल की। याद रखो, मसल फाइबर और मसल सेल एक ही चीज होती हैं। यानी वही जो कि आपने न्यूरॉन और सर सेल के लिए वर्ड लगाया था, यहाँ हम मसल फाइबर या फिर मसल सेल। जी बेटा। सर आप प्लीज एक बार वापस बता सकते हैं कि माइक्रोफिब्रिल कहाँ पे होते हैं? मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल मसल जी सेल्स के अंदर जो नजर आ रहे हैं, ये जो देखो, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये तो मसल सेल है। उस मसल सेल्स के अंदर ये जो मेरे ऑरेंज, देखो ये जो गोल्डन बनाए हुए हैं, ये मसल सेल के अंदर समझो मायोफिब्रिल ऑर्गेनेल्स है, सेल के ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर है। अभी आपको ठीक है चीजें सर। अभी मजीद आपकी क्लियर होती रहेगी अभी आगे। तो मायोफिब्रिल इज लाइक द ऑर्गेनेल ऑफ द मसल सेल। मसल सेल का नाम है मसल फाइबर। जैसे कि नर्व सेल का नाम था न्यूरॉन, इसी तरह मसल सेल का नाम है मसल फाइबर।
और एक मसल फाइबर यानी एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होंगे। अभी आपको फर्दर कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, ठीक है? सर ये मसल से ये ब्लू वाले जो आपने वो किए हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू वाला जो है ये मसल सेल है एक, और बहुत सारे मसल सेल जो जहां ग्रुप होते हैं उसको फेसिका कहते हैं, और बहुत सारे फेसिका आपस में मिलके एक मसल बनाते हैं। तो ये मसल के अंदर जो सेप्टेशन होती है, पार्टीशन, एक एक बंडल को हम फेसिका कहते हैं, और इस बंडल के अंदर हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, ठीक है? और सर ये जो पिक्चर अभी दिखा रहे हैं आप, ये किस चीज का है बेसिकली? ये क्या चीज, ये मसल? हाँ, ये कौन से वाले का है? ये क्या स्ट्राइटेड वालों का है? ये स्ट्राइटेड मसल पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्राइटेड मसल है, दूसरे नहीं है। हम सिर्फ ठीक है स्ट्राइटेड सर। मसल पढ़ रहे हैं, और ये स्केलेटल मसल कहलाते हैं। बॉडी में जहां जहां वो मसल जिससे मूवमेंट जनरेट होती है उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है बेटा? सही समझ। कवर लगा देते हैं। तो यहाँ दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मसल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और दूसरा, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हमारी बॉडी में दो जगह ऐसी हैं जहां एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और जो कि मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करते हैं या केमिकल फॉर्म परफॉर्म करते हैं, एक लिवर और एक मसल। और लिवर और मसल दोनों दोनों के अंदर जो न्यूक्लियाई होती हैं वो एक नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। चाहे वो मसल सेल हो चाहे वो लिवर सेल हो, दोनों में जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो समवट इलोंगेटेड सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई अभी तक। तो इसका मतलब है सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, थिक मसल है, थिक स्ट्रक्चर है मसल। तो हम मसल से स्टार्ट ले रहे हैं। मसल के अंदर क्या होगा, फेसिका, और फेसिका के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर। एक मसल फाइबर, एक मसल सेल होते हैं। फिर मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये मायोफिब्रिल था। आई मीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो वाले अभी जो आप देख रहे हैं, दीज आर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मसल इज अ कॉम्प्लेक्स थिक स्ट्रक्चर. Each muscle is composed of into many is classified, is distributed into many septation called fascia. Each fascia composed of large number of muscle cells which are called muscle fibers, and each muscle fiber is internally composed of large number of parallel muscle uh, filaments called myofibrils. So ये तो हो गई जनरल स्ट्रक्चर्स पहले मसल की। अब हम थोड़ा सा, मैं इस डायग्राम को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करें। इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये एक मसल सेल का डायग्राम नजर आ रहा है या मसल फाइबर का नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूँ, बनाते वक्त आपको जरा और समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मैं इसको जरा रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ। सर मायोफाइब्रिल जो है वो ऑर्गेनील है मसल सेल का? जी जी बिल्कुल, ठीक उसका है। उसका फंक्शनल यूनिट है, असल में उसी का एक मसल सेल उसी की तरह काम कर रहा होता है। ओके। तो चले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये मसल सेल्स का जो है मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक खास बात बता देता हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी जगह जगह पे ये इन्विजिनेट होती है। इन्विजिनेट से मुराद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और एक ट्रांसवर्स ट्यूब बना देता है। तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसी तरह
सो ये है हमारे ट्रांसवर्स ट्यूब कहलाते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब। अच्छा, अब इसको पहली बात तो ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना मसल सेल की, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बजाय एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, या इसका दूसरा नाम है टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल। अच्छा, फिर अब इसके अंदर ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये मैंने यहाँ इसलिए डॉटेड किया था कि मैं इसको शेड कर सकूं। ये इसके अंदर मायोफिब्रिल्स पड़े हुए हैं, लेंथ वाइज इसके कटे हुए सिरे आपको नजर आ रहे हैं। तो समझ लो कि ये आगे की तरफ कंटिन्यू है सारे, और ये इलोंगेटेड ट्यूब्स हैं जो कि यूं आ रहे हैं सब, और ये कंटिन्यू है थ्रू आउट द ट्यूब, इसी तरह यहाँ तक ये सारे आ रहे हैं। अच्छा, अब टी ट्यूब्यूल, इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना इस सेल्स के अंदर, ये साइटोप्लाज्म को भी हम एक और नाम दे देते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्म। सर नॉर्मल साइटोप्लाज्म, सर जी जी सर नॉर्मल साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म में फर्क होता है? थोड़ा सा मैं कहूंगा कि फर्क होता है, और वो इनकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो उसके हिसाब से होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्म की जो एफिलिएशंस है अंदर ऑर्गेनेल के अंदर, उसमें कैल्शियम्स की कुछ ग्रेन्यूल से या कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा वेरी कर रहा होता है। तो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे इसलिए हम इसको नाम अलग देते हैं। पर परहैप्स ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि व्हाई इस नेम इज सार्कोप्लाज्म, यू जस्ट हैव टू मेंशन लाइक दी, जैसे कि आप कहते हैं एक्सोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, तो हर एक सेल्स का, जैसे न्यूरॉन का एक्सोप्लाज्म है तो इसका सार्कोप्लाज्म है। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर मैं इसको शो करूंगा थोड़ा डार्क ग्रीन कलर से, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो है ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम। तो ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है असल में, लेकिन तो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हैं, और इसके मेम्ब्रेन कुछ ज्यादा ही कंपैरेटिवली कम फोल्डेड होते हैं, लेकिन इट मेक्स दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं क्या चीज? कैल्शियम। कैल्शियम स्टोर होता है। ये कैल्शियम स्टोर सिर्फ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, अब ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये लाइनें असल में कंटिन्यू है, और असल में ये आपको कुछ इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जो ऊपर टी ट्यूब्यूल्स है ये उसके ऊपर ओवरलैप है। ये ये जो सर ये जो टी ट्यूब्यूल, जी बेटा, आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी No, प्लीज, sir. चलिए गुड। असल में पिछली क्लास में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी और वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी ऑफ कभी ऑन,
इसलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं इसको रिव्यू करा दूं शुरू से, तो भी आगे भी इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन. सो प्लीज फोकस कीजिएगा बेटा. थैंक यू. ये मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ से, और जो लाइनें हैं ये अंदर है पूरे. तो ऐसा नहीं है कि ये इसको ऐसे काट रहे हैं. आई मीन ये अगर मैं आपको बताऊं यूं ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर फोल्डेड है. मैंने बताया ना कि अगर अब माचिस की तीलियों का एक बंडल हो और इसके ऊपर रबड़ की एक थिक लेयर चढ़ा दे, तो वो जो बाहर लेयर है वो कहलाएगी सार्कोलीमा, यानी मेम्ब्रेन है, और अंदर ट्यूब्यूल्स है. लेकिन माचिस की तीलियों के बीच में साइटोप्लाज्म भी है, और इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और बहुत सारे न्यूक्लियाई भी हैं. तो अभी अगर हम यहाँ शो करें, सो हियर इज द न्यूक्लियस एज वेल. तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियाई भी बहुत सारे होंगे. सो आई मीन दिस इज द न्यूक्लियस एज वेल. और बाकी और गणित तो खैर है, लेकिन चूंकि सारी चीजें मैं इस वक्त इसको मैं बना नहीं सकता, तो तरतीब क्या हुई हमारे पास? तरतीब ये हुई कि हमारे पास सबसे पहले मैंने जो आपसे चीजें शेयर की वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं. मैंने आपसे कहा सबसे थिक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन होगा? मसल. अच्छा, मसल से क्या होगा? फैसिका. उससे क्या होगा? मसल फाइबर, यानी मसल सेल. मसल फाइबर के अंदर क्या होगा? मायो फिब्रिल. अच्छा, अब ये है आपके मायोफिब्रिल, ये आपके हैं मायोफिब्रिल्स. ये जो इलोंगेटेड लाइनें हैं ये आपके मायोफिब्रिल्स हैं. तो बेटा अभी तक ये क्लियर है? जो जनरल स्ट्रक्चर आपने पढ़े यहाँ तक क्लियर है? सर आप एक दफा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिपीट कर सकते हैं? Sarcoplasmic reticulum is nothing. It is just the name of endoplasmic reticulum if it is located in the muscle cell, and it contains a store of calcium. ठीक है. चलिए. अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूं और इसका इंटरनल व्यू आपको दिखाना चाहता हूं अंदर, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें अभी आपने पढ़ी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है वो इसका मायोफिब्रिल है. तो मैं सबसे चाह रहा हूं कि पहले आप मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़े कि मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है. So let's see the structure of myofibril, या हम कहते हैं internal arrangement of myofibrils. अच्छा, मायोफिब्रिल की पहली पे दो किस्में और होगी. मायोफिब्रिल की दो किस्में होगी. एक को हम कहेंगे थिक फिलामेंट, ये प्रोटीन से बने हैं. थिक प्रोटीन फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूं. तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, इसकी अरेंजमेंट पहले दिखाना चाह रहा हूं मैं. इसकी जरा अरेंजमेंट देखिएगा प्लीज. आपने मसल के नीचे क्या लिखा है आपने? फैसिका, FASICA.
ओके सर। अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं अरेंजमेंट। देखिएगा पहले, इसमें जो ब्लू लाइन है ये थिन फिलामेंट है और जो रेड वाले हैं ये थिक फिलामेंट है, और इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रोटीन होता है। जो रेड फिलामेंट है वो एक अलग किस्म के प्रोटीन से बने होते हैं, मैं इसके नाम बता देता हूँ। जो थिक फिलामेंट है इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं मायोसिन, मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट होता है उसको हम नाम दे देते हैं एक्टिन। तो ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये एक्टिन से बनी है, और जो रेड वाली नजर आ रही है ये मायोसिन से बनी है। थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। अच्छा, ये अंदर अरेंजमेंट है, मतलब अब इस वक्त मैं मसल के सेल के अंदर हूँ और बाकी चीजों को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, न्यूक्लियाई को, एवरीथिंग। सिर्फ मैं जो अंदर मायोफिब्रिल की अरेंजमेंट है वो दिखा रहा हूँ कि उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब ये अगर आपको ये फाइबर पैरेलल नजर आ रहे होते हैं तो ये असल में आप जो इस वक्त डायग्राम देख रहे हैं ये 3D शेप है। ये पूरा एक सर्कल में है। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है, इस वक्त जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो यूं पूरा एक सर्कल है, यानी पूरा एक सिलेंडर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूं एक सिलेंडर है। और इस पे ये जो लाइनें हैं ये हर तरफ से हैं, पूरा गोल है ये। मतलब अगर आपके फ्रंट पे सामने नजर आ रहे हैं तो ये पूरा यूं आगे जाके आई मीन ये पूरा ऐसे ओवरऑल है, पूरा पूरे सर्कल में है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप है ये, और इसमें ये फाइबर इसी अंदाज में लगे हुए हैं। तो अब एक बात जहन में आ रही है, वो ये है कि इनको जोड़ेगा कौन। अब देखिए ना, ये तो सारे आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, तो ये कनेक्टेड कैसे होंगे आपस में। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा आपको ये ऊपर वाले को पहले हटा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर एक डिस्क होगा जो इनको आपस में जोड़ के रखेगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, इसके एक डिस्क है जो इनको आपस में जोड़ के रखेगा। इसको मैं शो करता हूँ इस एक और कलर से। ये एक डिस्क है, डिस्क से मुराद एक सीडी की तरह शेप है यूं। ये असल में गोल है, मतलब ये आर पार पूरा का पूरा कवर कर रहा है। इसका एक कटा हुआ हिस्सा आपको सामने नजर आ रहा है। तो ये पूरा एक डिस्क है, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये खुद सिलेंडर है तो पूरे सिलेंडर के ऊपर इसको अंदर की तरफ से सबको टाई किया हुआ है, जोड़ दिया है इन्होंने इसको। और इसी तरह अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी एक डिस्क मौजूद, सॉरी 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 सॉरी, तो एक डिस्क यहाँ पर भी मौजूद है। इस डिस्क को नाम दे देते हैं जी डिस्क, या जी लाइन भी कह सकते हैं, जी डिस्क या जी लाइन, जी डिस्क। तो एक जी डिस्क यहाँ है और एक जी डिस्क यहाँ है। जी डिस्क। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जी डिस्क ने किसको जोड़ा है आपस में, थिन फिलामेंट को या थिक फिलामेंट को? थिन। थिन फिलामेंट को किसने जोड़ा है? जी डिस्क ने। इसी तरह एक और डिस्क है जो थिक फिलामेंट को जोड़ते हैं, और वो भी आपको बता देता हूं। ये है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा ये है हमारे पास एक और डिस्क जो थिक फिलामेंट को जोड़ता है, और इसको हम नाम दे देते हैं एम डिस्क। तो जी डिस्क और एम डिस्क, दोनों डिस्क में फर्क आपको पता चला। थिक फिलामेंट को किसने जोड़ा है? एम डिस्क ने। और थिन फिलामेंट को किसने जोड़ा है? जेड डिस्क ने।
अच्छा, अब इस पूरी जगह को यहां से लेके एक जी डिस्क से लेके दूसरे जी डिस्क तक, ये जो डिस्टेंस है या ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा सार्कोमेयर। क्या कहलाएगा? सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर क्या है? मतलब ये मसल फाइबर अभी खत्म नहीं है, ये स्ट्रक्चर अभी आगे कंटिन्यू है, ये दोबारा ये चीज रिपीट होगी। यानी ये पूरा जैसे कि एक पॉलीमर होता है ना, उसके अंदर मोनोमर रिपीट होते हैं, तो समझ लो ये मसल सेल का एक मोनोमर है। हमने मायोफिब्रिल का एक छोटा सा पार्ट नॉमिनेट किया, सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर बार बार रिपीट होंगे। यानी अब देखें, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये फंक्शनल यूनिट है मसल सेल का, और ये फंक्शनल यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके आगे एक और सार्कोमेयर, यानी इसको अगर हम सार्कोमेयर 1 कहेंगे, तो फिर ये आगे सार्कोमेयर 2, सार्कोमेयर 3, सारे सार्कोमेयर आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप एक सार्कोमेयर को स्टडी करोगे तो इसका मतलब है आपने पूरी मसल को स्टडी कर लिया। तो एक फंक्शनल यूनिट हम पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जी डिस्क। क्या कहोगे? सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जी डिस्क। एक जी डिस्क शुरू हुआ, दूसरा जी डिस्क पे खत्म हुआ। लेकिन यहाँ अब इसको हम एक नाम देंगे, और वो नाम ये है कि वो जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट होते हैं और थिक फिलामेंट नहीं होते, जहां सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट होंगे और थिक फिलामेंट नहीं होंगे। मसलन कौन सी जगह? मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, ये देखिएगा, ये बाउंड्री है, इससे पीछे जितनी जगह है, हाँ, ये पूरी जगह में इसको, ये पूरी जगह। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है ही नहीं। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आई मीन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बाउंड्री है, और इस बाउंड्री की इस तरफ क्या है? सिर्फ 3 फिलामेंट है, सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट। ठीक है, इसी तरह ये पूरी जगह अगर हम देखें तो ये दोनों जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट होंगे, इसको हम नाम दे देते हैं आई बैंड। तो एक आई बैंड यहाँ है, एक आई बैंड यहाँ है। तो आई बैंड कौन सी जगह होती है? जहां सिर्फ 3 फिलामेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा जो बीच वाली जगह है, ये ऐसी जगह है जहां थिक और थिन दोनों फिलामेंट एक साथ ओवरलैप है, यानी थिक भी है और थिन भी है। तो ऐसी जगह को हम नाम दे देते हैं ए बैंड। तो ये जगह हमारी है ए बैंड, और ये वाली जगह जो हमारे हैं, ये है आई बैंड। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें, आपको जो ए बैंड नजर आ रहा है, सर ये ए बैंड बता देंगे फिर से? A band is the central part where both the thick and thin filament are present. जहां थिक और थिन फिलामेंट दोनों ओवरलैप होंगे वो ए बैंड होगा, और जहां सिर्फ थिन होगी वो आई बैंड होगा। जहाँ सिर्फ थिक होंगे? बेटा जहां थिक और थिन दोनों होंगे उसको हम नहीं कहते हैं, सर, जी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि एक ऐसे रीजन नहीं होगा जहाँ सिर्फ थिक होंगे? बेटा अभी आ रहा हूँ ना, अब आप मुझसे आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर ले, उधर ही आ रहा हूँ मैं, तरतीब से बताऊंगा ना एक ही चीज। ठीक है। तो जहां थिक और थिन फिलामेंट दोनों है वो है ए बैंड, और जहां सिर्फ थिन फिलामेंट है वो है आई बैंड। अब अगर आप देखें तो इनके बीच में एक जगह ऐसी भी है जहां थिन फिलामेंट नजर नहीं आ रहे और सिर्फ थिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं। मसलन मैं अगर उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो वो कुछ ये वाली जगह है, ये वाली जगह, isn't it? ये जगह।
तो आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, थिन नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए इस जगह को हम एक अलग नाम देते हैं और इसको हम कह देते हैं क्या चीज, एच जोन। क्या नाम देंगे, एच जोन। तो इसका मतलब है आई बैंड एक तरफ, दूसरा आई बैंड दूसरी तरफ, बीच में ए बैंड और ए बैंड के बीच में एच जोन। ये पूरा एक सर्कोमेयर बना रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि एक सर्कोमेयर इज मेड अप ऑफ 2 हाफ आई बैंड एंड 1 कंप्लीट ए बैंड। कह सकता हूँ sarcomere is made up of 2 half I band and 1 complete A band, क्योंकि एक sarcomere का हाफ आई बैंड एक sarcomere में होगा और आई बैंड का दूसरा पार्ट अगले वाले sarcomere में होगा। क्योंकि जाहिर सी बात, ये जो पिंक लाइनें हैं जी डिस्क, ये एक पिंक लाइन से लेके यानी एक जी डिस्क से लेके दूसरी जी डिस्क तक sarcomere है। इधर दूसरा sarcomere है, इसलिए इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है आई बैंड का जो दूसरा पार्ट है वो अगले वाले sarcomere का पार्ट है। बेटा आर यू गेटिंग? सर ए बैंड के अंदर होगी एच जोन। जी बिल्कुल, एच जोन इज द पार्ट ऑफ द ए बैंड इन द मिडिल पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि अगर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसी होगी, उसका मैकेनिज्म तो खैर हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट कुछ यूं होती है कि ये जो आपका मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट से मुराद थिक फिलामेंट, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थिन फिलामेंट के साथ, मतलब इसको पकड़ लेता है और इसको दोनों तरफ यूं कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों तरफ यूं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो आपका जो एच जोन है वो बहुत नैरो हो जाता है और तकरीबन खत्म, अगर मसल फुल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एच जोन जो है ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके ये जो थिन फिलामेंट है ये एक दूसरे को एम जोन पे आके टच कर लेंगे। आई मीन मैं इसको डॉट से शो कर रहा हूँ, ये देखें, ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ये एच जोन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके एम डिस्क को, जो आपका एम डिस्क है, इसको थिन फिलामेंट टच कर देंगे। तो एच जोन खत्म होने का मतलब है, अगर आप एग्जामिनर आपको डायग्राम दिखा दें जिसमें एच जोन नजर ही ना आ रहा हो तो आप ये कहोगे कि दिस इज द मसल विच इज फुली कॉन्ट्रैक्टेड। तो एक फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल के अंदर जो एच जोन होता है वो नजर नहीं आता, खत्म हो जाता है। अब इन मसल को हम स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं, देखो स्ट्रिप्स बन गए ना। अब अगर आप जगह जहां सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं वहां लाइटेस्ट कलर होता है, लाइटेस्ट। जहां थिक और थिन दोनों होंगे वहां क्या होगा, डार्केस्ट होगा। और जहां सिर्फ थिक फिलामेंट होंगे यानी एच जोन, वो क्या होता है, मीडियम जोन होता है। तो सीक्वेंस क्या होगी, आई मीन मैं पहले कहूंगा लाइटेस्ट, ये एक लाइटेस्ट का रीजन है। आई मीन लाइटेस्ट से मुराद क्या है, कौन सा रीजन है, आई बैंड है। क्या है ये, आई बैंड है। चले मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको कलर को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ऊपर से ताकि आपको ज्यादा समझ, अच्छी तरह समझ आ जाए। लिखने से बेहतर है कि आप कलर देखें। तो आप देखिएगा जरा, मैं ये कर लेता हूँ कि इस कलर को थोड़ा लाइट बना देते हैं। और लाइट से मुराद ये है कि इसके ऊपर हम शेड कर लेते हैं कौन सा वाला, हाँ इसके ऊपर कर लेते हैं ग्रे कलर। अब चूंकि हम एक सेंट्रोमेयर की एक सार्कोमेयर की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा ये आपने दो डिफरेंट सार्कोमेयर्स को शेड किया है, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये हमने फॉर एग्जांपल लाइट कलर लिया, उसके बाद डार्क कलर शुरू हो जाएगा। तो डार्क कलर को हम ऐसा करते हैं कि ब्लैक से ले लेते हैं और ये हमारा डार्क कलर, ये हमारा डार्केस्ट कलर है क्योंकि यहाँ
दोनों मौजूद हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारा मीडियम कलर आएगा, तो मीडियम कलर को हम थोड़ा सा कुछ इस तरह शो कर दे। हमारे लिए तो खैर सेम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको कलर दे देते हैं, चलो यही कलर दे देते हैं, इसको भी मीडियम कलर देते हैं कि थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। तो अब ये जो रीजन है हमारा, अब देखो ये स्ट्राइएशंस बन गई, स्ट्रिप्स बन गए, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ये आ क्या आपका, ये अब देखो ये स्ट्राइएशंस बन गई, स्ट्रिप्स बन गए, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ये आ क्या आपका, ये तो did you जी बेटा, so did you get some idea about the muscle structure and muscle contraction? Yes, sir. फाइन, ठीक है। अच्छा, थोड़े साथ मेरे साथ रहिएगा, मजीद इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो कि आपका एक रिकॉर्डेड लेक्चर एंड हुआ, 15-20 मिनट बल्कि ज़्यादा है, तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं। सो लेट मी टू डिस्कस अनदर लेक्चर्स, प्लीज स्टे विद मी फॉर अ व्हाइल, थैंक यू। जी बेटा, कुछ कह रहे हो? Yes, students, please. So please stay with me. Here we are going now. So look at this structure. The skeletal muscles you can see here, and the fascicle, you can see the fascicle, and along with the fascicles we have the muscle
fibers. So the muscle fiber can be seen here. There's a lot of bundle of muscle fibers here. Any skeletal muscle is made of fascicles, and each fascicle is made of muscle fibers, which are the individual. Yeah, so fascicle, and each fascicle is made up of a large number of muscle fibers. Each muscle fiber is an individual muscle cell. And you can see here the myofibrils inside the muscle fiber. तो ये अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, इस पे जो रेड कलर में बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया है, आई मीन अगर आप इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं, ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा मसल है. मसल के अंदर आपको पार्टीशन नजर आ रही है, फेसिकल. एक फेसिकल को उन्होंने बाहर निकाला और एक फेसिकल में से एक मसल फाइबर को बाहर निकाला, और फिर मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफिब्रिल नजर आ रहे हैं. तो जो रेड कलर में फेसिकल है, एक फेसिकल से एक मसल फाइबर निकाला और फिर एक मसल फाइबर से एक मायोफिब्रिल निकाला है जो आपको नजर आ रहा है, which are the organelles behaving like the organelles. So let's move. Made of muscle fibers, which are the individual multinucleated muscle cells. From there, we can zoom in farther on one of these myofibrils, which are in turn comprised of myofilaments arranged into sarcomeres. And this is the contractile unit, the one that lets muscles do what they do. Now let's get a closer look at these structures, because this is where all the action happens. Looking at a sarcomere, we can label a few regions. We can see these darker A bands and the lighter I bands, which are Now you can see these structures, the I band and the A band. So the sarcomere is between the two half I band, I mean one complete A band and half I band, two half I band from both the sides. They make one sarcomere. So these are the regions responsible for the striated appearance of skeletal muscles. And you can see it's a cylindrical structure. And in this cylindrical structure, you can see inside many myofibril. Mind and responsible for the striated appearance of skeletal muscle. Within each A band, we can find a lighter region called the H zone. And this H zone is split down the middle by something called the M line, made of a protein called myosin. The I bands are also split down the middle by a region called the Z disc. We can identify an individual. Look at this now. One sarcomere runs from one Z disc to the next, which is a functional unit of the skeletal muscle, you can see. So here we can see the sarcomere in the center of this muscle, like from one Z disc to the other Z disc. You can see on the top, Z disc. So from one Z disc line to the other Z line, this is the sarcomere. And in the sarcomere, you can see I band, half of the I band in one sarcomere, and half, I mean, in one circle, on both the side of the sarcomere, we have half I band, and in the middle, we have A band. And you can see in the A band, we have both the thick filament and thin filament. The thick filament have been shown by the red line, and the blue filament have been shown, the thin filament have been shown by the blue. And they collectively make the A band. And the I band is without thick filament. It just shows only the thin filament. And the H zone is the region where there is no thin filament, and that can be shown only the thick filament, which makes the H zone. And you can see the M line is in between the H zone actually. अगर आप H zone को देखें तो ये तीन लाइनें नजर आ रही है. तो तीन लाइनों में जो सेंटर वाली लाइन है वो असल में M लाइन है, और बाकी जो दो लाइनें हैं लेफ्ट राइट पे वो पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक H zone है. I mean H zone जहाँ टॉप पे लिखा है वो उसका जो सेंट्रल लाइन है वो M लाइन है, जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया भी है, और इसके जो बाउंड्री है वो आपको बता रहे हैं कि ये इसका H जोन है. तो ये चीजें हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके थे. अब जो मैं असल चीज की तरफ लेके आ रहा हूँ वो जरा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, तो मेरे साथ रहिएगा प्लीज. sarcomere
as being a section from one Z disc to the next, and this is the functional unit of skeletal muscle. If we zoom in even more, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। आज हम मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसलिए मैंने इस वीडियो का थोड़ा सा सहारा इसलिए लिया कि एक तो इसके अंदर डायग्राम बहुत खूबसूरत और साफ सुथरे दिए हुए हैं और इसको समझने से आपको इसको पढ़ने से या समझने सुनने से आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही होगी। इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है ये थिक और थिन फिलामेंट को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो जो आपके पास थिक फिलामेंट है वो रेड से शो हो रहा है नीचे और इसके अंदर जो ब्लैक लाइनें डाली गई है सेंटर में, तीन ब्लैक लाइन है सेंटर ऑफ द रेड, ये है आपका एम लाइन या एच जोन कह सकते हैं। तो इसका ये एच जोन और एम लाइन वाली मतलब एम लाइन तो एक डिस्क होती है और एच जोन जो है वो एक एरिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं। बारह इस वक्त जो आपको ये लाइन नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम लाइन है ब्लैक वाली। एच जोन तो ये पूरा है क्योंकि जहां थिक फिलामेंट होगी और थिन नहीं होगी वो एच जोन होगी। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपका जो एच जोन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने ऊपर डायग्राम क्लेरिफाई करके दिखाया गया है। मतलब ये है कि इसमें जो एच जोन है वो बीच का एरिया है। थिन फिलामेंट इन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली तो नहीं शो किए, बहुत कम शो किए, छोटे छोटे शो किए, कंप्लीट शो नहीं किया, लेकिन रेड को अपने शो किया है। दो तरह के आपको इस वक्त फाइबर नजर आ रहे हैं, एक डार्क रेड कलर में शो किया है और एक डार्क ग्रीन कलर में आप देखिएगा नजर आ रहे हैं। तो जो डार्क ग्रीन वाले हैं वो डीएनए की तरह नजर आ रहे हैं, इस तरह डीएनए के लूप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे। ये बेसिकली है तो फाइबरस प्रोटीन की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका हर एक जो लूप है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है। जिस तरह के मैं एक मिसाल दूं, ये जो जिसपे हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, हार जो होते हैं, तस्बीह जो होती है, तो तस्बीह भी अगर आप देखें तो गोल गोल बीड्स होते हैं और आपस में जॉइंट होते हैं एक धागे के थ्रू। तो इस तरह बिल्कुल ये बीड्स हैं और फाइब्रस प्रोटीन नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और ये जो रेड वाले हैं जो मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीगेट्स ऑफ बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जिसका स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं। तो इनका मैं अभी फर्दर इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ये वीडियो जा रही है तो मैं इसका स्ट्रक्चर फर्दर बता देता हूँ। we can see the myofilaments that make up these regions. As we discussed previously, the thick filaments contain myosin, and जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है मायोसिन। अब ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला, डार्क रेड वाला, ये मायोसिन है, लेकिन ये मायोसिन का कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये मायोसिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल का एग्रीगेट है जो स्टक हुए हैं टुगेदर। इसमें से अभी आपको एक मॉलिक्यूल दिखाएंगे कि मायोसिन का एक यूनिट कैसा होता है। अभी तो आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक बंडल पड़ा हुआ है रेड कलर में जो नजर आ रहा है, तो हमें इसका पूरा का पूरा एक मायोसिन का स्ट्रक्चर यूनिट को स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ लें कि थिक फिलामेंट कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, मायोसिन से, और थिन फिलामेंट किससे से बने होंगे, एक्टिन से। तो अभी आपको एक्टिन और मायोसिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। आप प्लीज फोकस कीजिएगा। connected at the M line. There are also elastic filaments made of titin, spanning from the Z discs to the thick filament, and then continuing on, acting as the core of the thick filament. Now let's zoom in even further on these two main types of filaments. Myosin is a अब ये देखिएगा, आपको डायग्राम मैंने दिखाया है मायोसिन का डायग्राम किस तरह होता है। मायोसिन के हेड होते हैं जो कि बाइपोलर, यानी दो हेड होते हैं इसके, और एक इसका टेल है नीचे जो कि टिल्ट हुआ है और फिर यहाँ से इसको फ्लैप कर दिया गया है। तो मायोसिन हेड जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बेटा। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और इसका जो टेल है वो फाइब्रस प्रोटीन है।
अच्छा, इनके जो टेल होते हैं वो हमेशा एम लाइन की तरफ होंगे, यानी आप एम लाइन की जो राइट पे हैं उनके हेड राइट साइड पे और जो लेफ्ट साइड पे है उनके हेड जो है वो लेफ्ट साइड पे, लेकिन दोनों इनके जो टेल होंगे दे आर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द एम लाइन। तो जो सेंटर में ब्लैक 3 लाइन नजर आ रही है ये एम लाइन है, इनके सारे टेल इसके साथ जुड़े होंगे और हेड अवे होंगे एम लाइन से, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं। तो सारे हेड जो है वो एम लाइन से अवे हैं और उनके जो टेल है वो एम लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है, जहां ये मायोसिन हेड लिखा हुआ है, तो मायोसिन का जो एम है स्मॉल एम, मतलब इसकी इस ये वो एरिया है जहां पे एम लाइन है, मतलब सारे टेल इस तरफ पीछे हैं और इसी तरह ये बॉक्स उस तरफ भी होगा एम लाइन के। तो ये जो हेड है ये मूव करते हैं, मूव से मुराद ये पिवट होते हैं, आई मीन इसके अंदर ये अपनी जगह पे फिक्स है लेकिन सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करते टिल्ट हो जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर टिल्ट हो जाते हैं, फिर अच्छा ये ऊपर जब टिल्ट होते हैं तो ये जो ऊपर एक्टिन के फिलामेंट्स लगे हैं उनमें इसका एक्टिव साइट होता है, उनके साथ ये अटैच होते हैं और फिर मसल को पुल करते हैं। कैसे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर है जिसको आप देख रहे हैं और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट होते हैं। Protein with two globular heads pointing outwards and a long tail which contributes to the structure of the filament. The heads are the site of all the activity since there are ATP binding sites as well as actin binding. अच्छा, अब देखिएगा इस हेड के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दिए हैं, अभी आपको इस वक्त इसके ऊपर 2 बाइंडिंग साइट्स नजर आ रही हैं। एक एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। अच्छा, जाहिर सी बात है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है और एटीपी का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अटैच होता है तो मैं अभी ये अलग कहानी है बताऊंगा जो कि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है असल में, अभी तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म, ये किस तरह एटीपी क्या रोल प्ले करता है, ये हेड किस तरह टिल्ट होता है, कैसे अटैच होता है और कैसे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है। एक्टिन बाइंडिंग साइट का है कि ऊपर जो आपको ये जो डार्क ग्रीन कलर में फाइब्रस प्रोटीन नजर आ रहे हैं जो कि असल में ग्लोब्यूलर है, ये कौन सी प्रोटीन है, ये एक्टिन है। तो ये इनके साथ जाके ऊपर बाइंड होगा और फिर इसको पुल करेंगे। यानी अगर मैं इसका एंगल चेंज करूं इसके हेड का, किसके हेड का, मायोसिन हेड का, सपोज कर इस वक्त मायोसिन का हेड जो है वो 45 के एंगल पे है, अगर ये ऊपर जाके अटैच होता है एक्टिन में और फिर मैं इसका एंगल 90 पे लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, मायोसिन को खींच लेगा, सेंटर की तरफ खींच लेगा। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी इस वक्त अगर ये 45 के एंगल पे, जी बेटा समझ रहे हो? सर आपने अभी जो अभी बात कह रहे हैं ना टिल्टिंग वाली एंगल हम्म, वाली वो रिपीट कर देंगे? हाँ ये अभी मैं मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं वर्डिंग में बता रहा हूँ कि जैसे अभी इसका अगर आप ये मायोसिन हेड है, अगर आप इसको देखें कि ये 45 का एंगल बना रहा है अपने टेल के साथ नीचे, तो इसको अगर मैं बिल्कुल सीधा करूं ऊपर बिल्कुल यानी 90 के एंगल पे कर दूं और इसको 90 के एंगल पे लाने से पहले ये ऊपर एक्टिन में अटैच हो, तो जब ये सीधा होगा तो ये एक्टिन को पुल करेगा ना, खींचेगा। अभी आप देखेंगे, आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं मैं। Sites, meaning this is where the thick and thin filaments will interact by making cross bridges. It's important to note the lack of myosin heads in the center of the sarcomere, just as there also are no thin filaments. देखा ये क्या कह रहे हैं, ये जो अब यहाँ पे ग्रीन कलर का जो मैंने एक बॉक्स डाला है, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है एच जोन का जहाँ के पे एम लाइन होती है, यहाँ मायोसिन हेड नहीं होते। यानी जहाँ एच जोन है, ये एच जोन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मायोसिन हेड होंगे ही नहीं, कंप्लीटली नहीं होंगे। और मायोसिन हेड जो है वो सिर्फ आपको मिलेंगे उस जगह पे कि जो कि आई बैंड हो, आई मीन आई बैंड में सॉरी थिक फिलामेंट नहीं होते, आई मीन ए बैंड का, ए बैंड के दोनों किनारे जो होते हैं वहां पे आपको ये हेड मिलेंगे। Speaking of those, as we said, अब देखिएगा ये जो है उन्होंने ऊपर एक्टिन फिलामेंट को यानी थिन फिलामेंट को भी मैग्नीफाई करके दिखा दिया।
तो आप देखिएगा कि इसका जो एक यूनिट है वो जी एक्टिन से बना होता है, जो कि आपके लेफ्ट पे नजर आ रहा है। जी एक्टिन जो है वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, इट्स अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मोनोमर, मोनोमर। और एफ एक्टिन ऐसा है जैसे कि पॉलीमर। तो एफ का मतलब फिलामेंटस, यानी फिलामेंट्स का मतलब होता है धागे की शक्ल में, और जी ग्लोब्यूलर से निकला है तो जी एक्टिन। तो एक्टिन बेसिकली क्या है, अगर आप एक्टिन का एक मॉलिक्यूल देखते हैं तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, लेकिन ये बहुत सारे एक्टिन आपस में जुड़ के एक एक्टिन एफ बनाता है, यानी एक ग्लोब्यूलर है तो ग्लोब्यूलर, लेकिन एक फिलामेंट्स, एक थ्रेड का फॉर्म बना लेते हैं। और इसके ऊपर आप एक्टिव साइट देख रहे हैं जो कि ब्लैक डॉट से शो की हैं। असल में ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और ये जो डॉट है ना, ब्लैक डॉट्स, ये वो जगह है जहाँ पे मायोसिन हेड आके अटैच होगा। तो अभी इससे पहले आपने मायोसिन का हेड देखा था, और वो मायोसिन हेड इस जगह पे बाइंड होगा जहाँ पे इसने ब्लैक स्पॉट दिखाए हैं एक्टिन के ऊपर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखिए ये जब इसके साथ अटैच होगा, जी बेटा आप लोग जरा बताएं प्लीज, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया जो मैंने आपको वीडियो जहाँ तक भेजी है? कहीं इसमें अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग फैला रही है, कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, तो जी। सर ये पॉलीमराइजेशन कैसे होगी यहाँ पे? मतलब ये तो अलग अलग है ना? ये अलग अलग है, इस वक्त पॉलीमराइजेशन नहीं हो रही। पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, वो तो बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, यानी ये दोनों तरफ प्रोटीन है। ये असल में प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन है, जो कि आपको पता है कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और गोल्गी बॉडी में होती है। यानी प्रोटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल को असेंबल करने का जो प्रोसेस है वो चैप्टर 1 में एएस के अंदर आपको पढ़ाया गया था, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब है प्रोटीन प्रोसेसिंग, यानी असेंबलिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तुबा जी सर, मुझे आगे समझ। और मुझे दूसरी बात ये बता दें कि जो आपने बोला अभी कि फिलामेंटस जो है, इसका आपने क्या बताया था वो मैंने लिखा नहीं। फिलामेंटस का मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागी की तरह। मायोसिन हेड जो है वो एच जोन के अंदर नहीं होंगे। आई मीन देखो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये आपका एम लाइन है। आपको पता है ना एम लाइन कहाँ होती है? एम डिस्क जो होती है, एम डिस्क थिक फिलामेंट को जोड़ते हैं। तो एम डिस्क के का जो एडजेसेंट एरिया होता है वो एच जोन होता है, जहां थिन फिलामेंट सिरे से होते ही नहीं है, तो वहां इनके हेड नहीं होते। बाकी दोनों तरफ इसके हेड, जहां इसके ऊपर थिन फिलामेंट होंगे वहां हेड जरूर होंगे, जहां थिन फिलामेंट ऊपर नहीं होते वहां हेड नहीं होते। ओके सर। चले जी, मैं चला रहा हूँ, और कोई भी सवाल कर रहा हूँ मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, प्लीज पूछिएगा, ठीक है? तो इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, कैसे मूव करेगा, वो मैं Oh आपको my God, दिखाना he's चाहता playing. They are made predominantly of actin, and two actin filaments will twist together to form the backbone of the thin filament. Each actin subunit has an active site where myosin can bind, and when a muscle fiber हूं। अच्छा, अब आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब आपको दो प्रोटीन और नजर आ रहे हैं, एक तो आपने पढ़ा मायोसिन, एक आपने पढ़ा एक्टिन। अब दो प्रोटीन और आ गए हैं। एक आपको जो नजर आ रहा है येलो कलर की जो एक पट्टी नजर आ रही है, पूरी घूम रही है और फ्लैप हो रही है इसी के ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ऊपर लिखा हुआ है डार्क ब्लू में ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इस येलो बैंड को कहते हैं। और इस ट्रोपोमायोसिन का काम ये होता है कि जब ये मसल रिलैक्स होता है तो ये इन सारे एक्टीन की जो एक्टिव साइट्स है उनको छुपा देते हैं, इनको हाइड करते हैं। एक्टिन कौन से वाले हैं? ये जो लाइट ग्रीन वाले आपको लाइट ब्लू वाले नजर आ रहे हैं, एक्टिन सब यूनिट, जिसको इन्होंने वो किया है, हाईलाइट तो नहीं कहूंगा, लेबल किया है, एक्टिन सब यूनिट जो इसने लेबल किया है। तो इस हर एक्टिन यूनिट के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है ये एक्टिव साइट होता है। अगर ये एक्सपोज होगा तो जाके माइसिन हेड बाइंड होगा, लेकिन अगर ये एक्सपोज नहीं होगा, इसको छुपाया गया होगा, तो फिर माइसिन हेड इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त होती है कि अगर मायोसिन हेड एक्टिन के इस एक्टिव साइट से अटैच हो। लेकिन अगर उसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन की बैंड पड़ी होगी येलो वाली, तो उस वक्त आप इस हेड को इस एक्टिन सब यूनिट के साथ, यानी इसके एक्टिव साइट के साथ जुड़ा नहीं सकते, इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इस वक्त 100% जो हमारे मसल होंगे वो रिलैक्स होंगे।
तो अगर ट्रोपोमायोसिन, समरी क्या हुई, अगर ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट्स को छुपा के रखें तो फिर एक्टोमाइसिन ब्रिज नहीं बनेगा। एक्टोमाइसिन ब्रिज किसे कहते हैं? माइसिन हेड और एक्टिन का सब यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं एक्टोमाइसिन ब्रिज फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने से रोकने के लिए ट्रोपोमाइसिन होता है ताकि मसल हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो ट्रोपोमाइसिन इसको हाइड कर लेता है। तो 3 प्रोटीन हो गए, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और 14 प्रोटीन जो भी आपको ये जो रबड़ की तरह कुछ बटन नजर आ रहे हैं रेड रेड टॉप पे, इसको लेबल नहीं किया है, मैं बताता हूँ। इसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? ट्रोपोनिन। और ये ऐसा है, अगर आप इसका डायग्राम जरा गौर से देखें तो इसके ये असल में तीन स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, 3 स्ट्रक्चर है। यानी 3 सिक्के हैं, कॉइन है, एक सिक्का उसके ऊपर एक और सिक्का, इसके ऊपर एक और सिक्का, एक बटन की तरह नजर आ रहे हैं और ये लगता है कि रबड़ से बना हुआ है और इसकी 3 सेगमेंट्स है, 3 सेगमेंट से बना है। जो सबसे नीचे वाला सेगमेंट है वो किससे कनेक्टेड है? वो किससे कनेक्टेड है? वो एक्टिन के साथ कनेक्टेड है, यानी एक्टिन के साथ कनेक्टेड है, जो कि ब्लू वाला है। इसका जो मिडल वाला पार्ट है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्टेड है। और इसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, ऊपर वाला, इस पे एक एक्टिव साइट नजर आ रहा है। ये एक्टिव साइट है किसके लिए? कैल्शियम के लिए। यानी जब यहाँ पे कैल्शियम आएगा तो अभी आगे बताऊंगा कि क्या रोल होगा। तो इसकी देखिए, इस वक्त आपके पास जो एक्टिव साइट नजर आ रही है, 2 एक्टिव साइट है। एक वो जो एक्टिन सब यूनिट के ऊपर है, वो मायोसिन हेड के लिए होगा, याद रखें, वो मायोसिन हेड के लिए होगा। और ये जो रेड कलर के बटन नजर आ रहे हैं आपको, 3 बड़े बड़े 3 नजर आ रहे हैं सामने और 3 नीचे हैं। इसका टॉप पे जो एक्टिव साइट है वो कैल्शियम के लिए होगा और ये तीन सब यूनिट से बना है। सबसे नीचे वाला यूनिट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्टिन। बेटा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहे सर। कोई कह सर रहा आ है, रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही। कौन कह रहा है? कोई बच्चे, किसी ने कहा है अभी, वो कह रहे हैं आ रही है। अच्छा ठीक है। के साथ मिडल वाला ट्रोपोमायोसिन के साथ और टॉप वाला जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड होगा। काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा, यहाँ तक सिचुएशन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आपकी लास्ट बात आप रिपीट कर सकते हैं? लास्ट मैंने ये कहा कि ये जो 3 कलर के रेड बटन नजर आ रहे हैं रबड़ की तरह, ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है वो 3 यूनिट से बना है, जो कि वर्टिकली इसके एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो जो सबसे लार्ज वाला सब यूनिट है वो किसके साथ अटैच है? एक्टिन के साथ अटैच है, एक्टिन के साथ अटैच है। और इसके बीच में जो पार्ट है वो पीछे येलो वाली पट्टी है ना, उसके साथ अटैच है, यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। और इसी तरह अगर आप इसका जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर जो एक्टिव साइट है वो कैल्शियम के लिए है, जो अभी आएगा कैल्शियम बाद में। सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, प्लीज। सर जी, सर सबसे लार्जर जो सब यूनिट है वो कैल्शियम के लिए अवेलेबल है और सबसे स्मॉलर वाला एक्टिन पे लगा हुआ है ना? ये ऐसा नहीं है, असल में ये जो डायग्राम चूंकि ऊपर से लिया गया है तो जाहिर सी जो पार्ट दूर होता है वो थोड़ा स्मॉल नजर आता है, जो कैमरे के सामने होते हैं वो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होता है। तो ये साइज वाइज कोई ऐसी बात नहीं है, 3 यूनिट्स है, मे बी तीनों एक जैसे होंगे। ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। चलिए जी आगे चलते हैं, इसको प्लीज देखिएगा। Is relaxed, these are blocked by spiraling strands of tropomyosin. There is also troponin, a अब देखिए ट्रोपोनिन आ गया, इनकी 3 बातें बताई हैं। पहला बाइंड्स एक्टिन, जो सबसे नीचे वाला है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो रहा है। नंबर 2 बाइंड्स ट्रोपोमायोसिन, पीछे जो येलो वाली पट्टी है उसके साथ अटैच है। और तीसरा बाइंड विद कैल्शियम, जो इसका टॉप है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अब होगा क्या, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, डिटेल में तो नहीं समझा रहा लेकिन एक आइडिया जरूर दे सकता हूँ, फिर उसकी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा। हो ये रहा है कि सबसे पहले कैल्शियम आएगा और वो किसके साथ अटैच होगा? ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा। ट्रोपोनिन का जो टॉप वाला साइट है उस पर कैल्शियम अटैच होगा। कैल्शियम जब अटैच होगा तो वो ट्रोपोनिन की शेप को चेंज करेगा
और ट्रोपोनिन का शेप जब चेंज होगा तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है तो ट्रोपोमाइसिन भी अपनी जगह से हिलेगा। ये जो इसकी जो येलो बैंड है ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगी दूसरी तरफ। जब ये दूसरी तरफ ट्विस्ट हो जाएगी तो जो एक्टिन के सब यूनिट है उसके ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे और जब एक्सपोज होंगे तो उसके ऊपर मायोसिन का हेड अटैच होगा। लेकिन मायोसिन के हेड को ऊपर लाने के लिए अटैच करने के लिए हमें ऑफ कोर्स एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी ऑलरेडी हेड के साथ एटीपी होती है लेकिन इस हेड को टिल्ट करने के लिए ऊपर लाने के लिए एटीपी का तोड़ना जरूरी होता है। तो जब एटीपी टूटता है एडीपी में और पीआई में तब जाके हेड जो है वो टिल्ट होगा। ये मैं भी आपको सिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको, अभी सिर्फ मैं आपको जनरली वर्डिंग में बता रहा हूँ। तो फिलहाल अब आप ये 3 चीजें तो याद रखिए, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन। अभी आपने मायोसिन आपके सामने है नहीं, मायोसिन हेड अभी सामने आएगा जो भी पहले देख चुके थे कि वो कैसे अटैच होगा। तो 3 तरह की प्रोटीन जो आपस में लिंक है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन। और अब देखिए कि ये किस तरह कंटिन्यू कर रहा है। Globular complex of 3 polypeptides, one of which binds to actin, one of which binds to tropomyosin, and one of which binds calcium. Beyond this, we must be aware of the sarcoplasmic reticulum, a series of ये वो स्ट्रक्चर है जो उसको मैंने कल आपसे बताया था। इन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है एक मसल फाइबर, एक मसल सेल, एक मायोफिब्रिल दिखाया है और इसमें आप देखो टी ट्यूब्यूल जो मैंने बताए थे कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो येलो में दिखाया गया है यानी बिल्कुल ये जो येलो है ये मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, यानी आप समझे मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हुई है और अंदर से मेम्ब्रेन गोल होके फिर वापस बाहर आई है। तो ये मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, टी ट्यूब्यूल से ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। असल में ये ऐसा नहीं है कि ये वाकई मेम्ब्रेन है ऊपर आके फोल्ड होगा, लेकिन ये मेम्ब्रेन जब मेम्ब्रेन की जो नेचर है, मेम्ब्रेन का जो टेक्सचर है, ये ट्यूब्स उसी से बने हैं। तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है जो अंदर आके पूरे के पूरे बंडल को ओवरलैप कर रहा होता है। और ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है अंदर वाला रीजन ग्रीन, ये क्या चीज है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको देखिए सेप्टेशन नजर आ रही है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा सार्कोमेयर भी नजर आ रहे होते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल देखिएगा, सार्कोलीमा अभी हमें नजर आ रही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो जिसको इन्होंने पीच कलर में शो किया है। इसी तरह अगर आप देखें तो सार्कोप्लाज्म इसने शो किया कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। मायोफिब्रिल आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल दिखाए गए हैं, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, न्यूक्लियस भी शो किया है इन्होंने ऊपर से कि यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये न्यूक्लियस टॉप पे होगा, न्यूक्लियस अंदर होगा लेकिन उसकी लोकेशन समझाइए कि यहाँ पे न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है। इसी तरह इसके सामने इन्होंने डायग्राम को अंदर मायोफिब्रिल को भी दिखाए हैं, जी डिस्क, एच जोन और एम लाइन वो भी दिखाए हैं, थिक मायोसिन फिलामेंट, थिन मायोसिन फिलामेंट दिखाए गए हैं। तो आगे देखिए, tubules that surround each myofibril. These regulate levels of calcium, which is needed for muscle contraction through storage and release. कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इसलिए इन्होंने एक रेड बॉक्स के अंदर बंद करके दिखाया है, रेगुलेट्स लेवल ऑफ कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये खासियत है उसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के इस तरह कंट्रोल होती है कि इसके अंदर होते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम जो है आपको पता है वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू आते हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल को के लिए एक्शन पोटेंशियल का आना जरूरी होता है। तो वो बात की कहानी है कि वो किस तरह रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये जरूर देखिएगा कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और ये कैल्शियम कहाँ से आते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। This structure includes the T-tubules, which sit at each A-band, I-band junction, encircling each sarcomere and helping signals reach every region of the muscle. कह रहे हैं कि जो टी ट्यूब्यूल आपको नजर आ रहे हैं ये वक्फे से होते हैं और तकरीबन एक सार्कोमेयर के दरमियान 2 टी ट्यूब्यूल का होना जरूरी होता है। तो अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर भी हम अगर देखें तो
इन्होंने एग्जैक्टली तो लोकेशन नहीं बताई कि वो किस जगह से हैं, लेकिन इसका मतलब है कि 2 ट्यूब्यूल जो है वो एक सार्कोमेयर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 कम से कम चाहिए होती हैं। और एक टी ट्यूब्यूल के थ्रू क्या चीज आ रही होती है मैं आके बताऊंगा। इससे आते हैं सोडियम एसिटाइल कोलिन का जो प्रोसेस होता है, यानी सोडियम आयन का आना, वो यहाँ से होगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा, फिलहाल आप इस चीज को देखिए। cell. Now that we've examined each structural component, let's describe how everything works using the sliding filament model. अच्छा बेटा, इससे पहले कि मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाऊं, पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को इस वक्त जो स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन है, ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, ये चारों चीजें समझ आ गई? जी बेटा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चारों चीजें समझ आ गई अभी तक? क्योंकि अभी मैकेनिज्म शुरू होगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो पहले स्ट्रक्चर के मतलब मुझे बताएं कि स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको? यस सर। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, चारों के स्ट्रक्चर समझ आ गए, चारों के फंक्शन भी समझ आ गए ना? क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, अब आपको मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैकेनिज्म शुरू हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। 8 से 9 मार्क का इस पे सवाल आता है पेपर में। मेजॉरिटी इस चैप्टर जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, मसल से आते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल समझा रहा हूँ, प्लीज एक बार फिर फोकस कीजिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ। सर ट्रोपोनिन का बेटा। फंक्शन बता दें प्लीज। ट्रोपोनिन का फंक्शन ये है कि ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है कैल्शियम, और जब कैल्शियम अटैच होता है तो वो जो ट्रोपोमायोसिन होती है, जो कि एक फिलामेंट है, उसको ट्विस्ट कराता है। जब वो ट्विस्ट होगा तब जाके एक्टिव साइड जो है वो एक्सपोज होंगे ना, वरना वो फिर मसल रिलैक्स रहेगा। ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम नहीं होगा तो मसल हमेशा रिलैक्स रहेगा। कैल्शियम आएगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट करेगा और उसके ट्विस्टिंग से एक्टिव साइड एक्सपोज होंगे, जिसके साथ मायोसिन हेड अटैच होगा। समझ ओके गए सर। मेरी बात? यस सर, थैंक यू। ओके, चले जी, अब जरा कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। जी सर। जी सर। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा असल मकसद था आज आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाना। तो पहले आपने पूरा का पूरा मसल पढ़ा, फेसिकल या फेसिका पढ़ा। फेसिकल के बाद आपने उसमें से एक मसल फाइबर निकाला। मसल फाइबर के अंदर आपने डिफरेंट सेगमेंट्स देखे, फिर उन सेगमेंट्स के अंदर जो मायोफिब्रिल थे उसको हमने फर्दर एक्सप्लोर किया। उसमें आपने पढ़ा एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और अब हम आ रहे हैं एक मैकेनिज्म की तरफ, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। 8 से 7-8 मार्क या कम से कम 9 मार्क का इस पे क्वेश्चन आता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह की होती है। मेरा मकसद तो आज आप लोगों को सिर्फ इसकी, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये थ्योरी से समझ में आना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसके प्रैक्टिकल एनिमेशन बहुत जरूरी थे। इसलिए मैंने आज आपको इसे एनिमेशन दिखाई। नोट्स में आपके बिल्कुल बने बनाए हैं, वो भी आपको जब आप पढ़ोगे नोट्स को तो फिर आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस एनिमेशन के बगैर नोट्स पढ़ते तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो पहले आप इसको समझ लो अच्छी तरह, एनिमेशन को समझ लो कि किस तरह काम कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको रिटन नोट्स भी मैं बताऊंगा और आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो चले अब देखते हैं कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन काम किस तरह करता है। चलिए मुझे बताएं, इस वक्त आपके सामने कौन से प्रोटीन नजर आ रहे हैं? जरा नाम तो बताएं मुझे, मेजर जो आपको नजर आ रहे हैं। एक्टिन एंड मायोसिन। इस वक्त आपको एक्टिन और मायोसिन नजर आ रहे हैं, और अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह, कैसे मायोसिन हेड जाके एक्टिन के अंदर फिट होते हैं और वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा रीजन नैरो होगा और कौन सा रीजन जो है वो किस तरह शॉर्टन होंगे। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो शॉर्टन क्यों होते हैं, तो आप देखेंगे। Of contraction. This says that when the nervous system बेटा अब देखिएगा डायग्राम को जरा प्लीज। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा कि जो मायोसिन हेड आपको नजर आ रहा है, ये देखिए कहाँ, सबसे पहले बल्कि मैं एक काम कहूँ, जहां इन्होंने ऊपर लिखा है ना ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बीच में देखो लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम आना शुरू हो गया। ये कैल्शियम है जो पिंक कलर में बॉल दिखाए गए हैं, ये कैल्शियम है जो आ रहे हैं। और ये कैल्शियम आप देखिए किसके ऊपर अटैच हुए हैं? ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच हुए हैं। जब ये ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच हुए तो उसने येलो बैंड को सिरकाया, अपनी जगह से हिला दिया, और जब ये अपनी जगह से हिला तो हमें एक्टिन के एक्टिव साइट एक्सपोज होके नजर आ गए।
जो ही एक्टिन के हेड एक्सपोज होते हैं तो नीचे जो हमारे पास मायोसिन का हेड होता है उसके ऊपर एडीपी और पीआई अलग अलग होते हैं, अटैच नहीं होते। अलग अलग होने का मतलब है कि अभी अभी थोड़ी देर में क्या हुआ है, एटीपी हाइड्रोलाइज हुई है। एटीपी जो पहले से मसल के साथ मौजूद थी, मायोसिन हेड के अंदर एटीपी मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है मसल सेल के अंदर एटीपी ज्यादा होते हैं। तो एटीपी जो है वो हाइड्रोल, अब इसमें यार चूंकि ये एक साइकिल है, मैंने पहले बताया था साइकिल के अंदर ये बताना कि कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ एक एटीपी स्प्लिट हुई है। आप कहोगे एटीपी आई कहाँ से, तो जो प्रीवियस साइकिल था उसमें से एक एटीपी हमें ऐड हुई और यहाँ एटीपी के टूटने से हम काम शुरू कर रहे हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ और हाइड्रोलिसिस के बाद एडीपी और पीआई दोनों मायोसिन हेड के साथ अटैच है। तो जब पीआई और एडीपी दोनों मायोसिन की हेड के साथ अटैच होंगे तो ये इस बात की निशानी है कि मायोसिन हेड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट करना है, तो वो फौरन अपना एंगल बढ़ा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये हेड वापस नीचे बिल्कुल फ्लैट हो जाए, पैरेलल हो जाए बाकी रेड फिलामेंट के साथ, तो मैं कहूंगा ये 180 का एंगल है, या जीरो है, इसको हम जीरो समझते हैं इस एंगल को। अब ये ऊपर एंगल बढ़ा रहा है। अब समझिए कि इस वक्त तकरीबन ये 50 के एंगल पे इसने जाके बॉन्ड बनाया है इनके साथ, और इस बॉन्ड को कहते हैं क्रॉस ब्रिज लिखा है, इसको कहते हैं एक्टोमायोसिन ब्रिज। क्या नाम देंगे? एक्टोमायोसिन ब्रिज। सो थिक मायोसिन फिलामेंट नीचे नजर आ रहे हैं, थिन एक्टिन फिलामेंट ऊपर नजर आ रहे हैं, और हमारे पास एटीपी की हाइड्रोलिसिस की बात अगर आप ऊपर देखिए तो इन्होंने डायग्राम में राइट और लेफ्ट पे दोनों पे गोल्डन कलर में एनर्जी के निशान बनाए हुए हैं, जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो टूटा है। और अच्छा, इस स्टेट को क्या कहते हैं? मायोसिन के इस स्टेट को जिसमें ये टिल्ट होके अटैच हुआ है, इसको कहते हैं एनर्जाइज स्टेट। कौन सा है? एनर्जाइज स्टेट है इनका। इस वक्त ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी है और जाके ये वहां पे अटैच होगा अपने आप को। इसके बाद जो इसका अगला स्टेप आएगा वो आएगा स्ट्रोक, मसल स्ट्रोक। मसल स्ट्रोक कहते हैं जैसे किसी हथौड़े को मारते हो ना, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इसको आगे की तरफ मूव करने के लिए जरूरी है कि इससे फॉस्फेट डिटैच हो। तो एडीपी और पीआई दोनों जब अटैच होंगे उस वक्त ये हाईली एनर्जाइज फेज है, यानी एनर्जी इसको रिलीफ मिली है और ये जाके अटैच होगा। अब अगली बारी क्या होगी? फॉस्फेट रिलीज होगा, और जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो ये आगे की तरफ और मूव करेगा, आई मीन स्ट्रोक डेवलप करेगा, जैसे किसी हैमर को, हथौड़े को आप मार रहे हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Stimulates muscle fibers, the myosin heads on the thick filaments will interact with the binding sites on the actin subunits. These attachments ये देखिएगा, अब यहाँ इसने जो एरो बनाए हैं उस एरो में तो खैर इसने अभी जो कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसने ये कहा है कि एडीपी और पीआई दोनों एक ही स्टेप में रिलीज किए हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं होता, पहले पीआई रिलीज होता है उसके बाद फिर एडीपी रिलीज होता है, तो दो स्टेप्स को इसने मर्ज कर दिया है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। तो जब ये फॉस्फेट रिलीज होता है तो ये फर्दर आगे की तरफ इसका जो हेड है वो पिवट होता है, मतलब बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि इसका जो, अगर आप फाइबर को देखें तो फाइबर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसी पीछे वाला एनिमेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो पीछे वाले एनिमेशन ये है, इसमें देखिए इसका जो, इसके जो नीचे जहाँ पे पीआई लिखा है, इसका जो फिलामेंटस पार्ट है ना, और उस पे फर्क नहीं पड़ा। उसका हेड जो है ना, उस पे फर्क पड़ा है। इसका हेड जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हुआ है, देखिए on the actin subunits. ये देखिए। तो इसका जो फिलामेंटस पार्ट है नीचे वाला, जो इसका टेल है वो उसी डायरेक्शन पे है, उसी एंगल पे है, लेकिन उसका हेड जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हुआ है। इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक किस वक्त जनरेट होता है? जब आप पीआई को रिलीज कराते हो और उसके बाद थोड़ी देर बाद एडीपी भी रिलीज होती है। अब इसने मसल को आगे की तरफ खींचा। अब ये तो मैं आपको एक फिलामेंट दिखा रहा हूँ, ऐसे हजारों फिलामेंट एक दूसरे से डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये जैसे कि ये ऊपर आपका एक्टिन फिलामेंट है, ऐसे लगता है जिसके मायोसिन इसके ऊपर वॉक कर रहा है। यार देखो, मैं एक आसान सी मिसाल देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जरा मेरी इस एग्जाम्पल को गौर से सुने प्लीज। 8 बंदे हैं, 8 आदमी हैं, एक कतार में खड़े हैं, एक कतार बनाया हुआ है,
और इन सब ने ऊपर सब ने अपने अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, 8 के 8 बंदों ने, और ऊपर एक कालीन पकड़ी है, एक कारपेट है। क्या है? कारपेट है। क्या करते हैं कि हर आदमी अपना हाथ जो है आगे की तरफ मूव करते हैं, तो कारपेट आगे की तरफ मूव होगा। बंदे अपनी जगह पे खड़े हैं। फिर वो बंदे अपने हाथ पीछे करके कारपेट को पीछे से पकड़ते हैं और फिर हाथ आगे करते हैं। तो इसका मतलब है वो कारपेट आगे की तरफ, इनके सर के ऊपर कारपेट आगे की तरफ मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन वो जो बंदे हैं वो तो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, उनके हाथ हिल रहे हैं। हाथ पीछे जा रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं, फिर हाथ पीछे कर रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं। इस तरह वो कारपेट को खींचते-खींचते आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन बंदे अपनी जगह से नहीं हिल रहे। अब आप ये सब हिबा पूछ रही है कतार क्या होता है? कतार कहते हैं बेटा क्यू को, लाइन को कहते हैं। आप लोगों की उर्दू इतनी कमजोर है। क्यू, कतार, लाइन, ठीक है? एक सिमत में लोग खड़े हैं और उन्होंने ऊपर अपने हाथ उठाए हैं। वो अपने रेस्ट को मूवमेंट देते हैं। उसकी जो आर्म है वो अपनी जगह पे खड़े हैं। उसकी जो रेस्ट है ना, वो मूव कर रहे हैं। उसकी कलाई जो होती है हाथ की, वो मूव कर रही है। तो उससे जैसे कि है, आप कारपेट को आगे की तरफ मूव करते हैं और जबकि आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे, आप अपनी जगह पे स्टिल खड़े हुए हैं। हिबा, समझ रहे हो? समझिएगा कि इन बंदों के जो हाथ हैं, वो हेड है मायोसिन के, और उनकी जो बॉडी है पूरी, वो मायोसिन के टेल है। मायोसिन के टेल जो है वो घूम नहीं रहे, बल्कि उसके जो ऊपर इसके हेड है, वो आगे पीछे हो रहे हैं। और उसको आगे पीछे करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। पहले क्या होगा, एटीपी टूटेगा। एटीपी टूटने से क्या होगा, ये जो इसका हेड है वो अटैच होगा। उसके बाद जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो पावर स्ट्रोक होगी। उसके बाद इसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे सीधा करने के लिए फिर एटीपी की जरूरत पड़ेगी। यानी इसका मतलब है 3 पोजीशन हो गए इसके। इनिशियल पोजीशन जब ये बिल्कुल नीचे होगा और इसने हाथ नीचे तकरीबन आधे नीचे किए होंगे, उस वक़्त इस पे एटीपी अटैच होती है। जब एटीपी टूटती है तो इसके हाथ ऊपर जाके कालीन से अटैच हो जाते हैं। जी, जी बेटा, एटीपी हर जगह आती है। मसल्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही एटीपी है। इस वक़्त देखिए, अभी आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी वीडियो चल रही है। आगे मैंने इसको डायग्राम खुद पेन से भी बनाया है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो थोड़ा-सा इंतज़ार रहें और जब लेक्चर बिल्कुल खत्म हो जाए, समझ में ना आए, फिर दोबारा मुझसे पूछिएगा, ठीक है? और जब पीआई हटता है तो कालीन को आगे खींचता है। अब कालीन को छोड़ने के लिए इसको फिर एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है एटीपी डिटैच करने के लिए ज़रूरी है। अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो इसका जो बाइंडिंग साइट है ये इसको छोड़ेगा नहीं। यही वजह होती है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है बेटा, तो डेथ के बाद जो ही इसकी रूह निकल जाती है तो उसकी बॉडी क्रैम्प हो जाती है, उसकी आँखें बंद नहीं होती हैं, इसका मुँह खुला रह जाता है, इसके हाथ जिस कंडीशन में वैसे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेथ होते ही एटीपी बनना बंद हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि मसल को रिलैक्स करने के लिए यानी एक्टोमाइसिन ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है और एटीपी फौरन आना बंद हो जाता है, इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि डेथ पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होके रह जाते हैं। तो यही वजह होती है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो लोग इसकी आंखें बंद कर लेते हैं और इसके जो पैर होते हैं उनमें एक धागा या कोई ऐसा कपड़ा डाल के इसके अंगूठों को आपस में बांध लेते हैं ताकि उसके पैर सीधे हो। तो ये इसी वजह से होती है कि एटीपी प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? जी सर। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं पावर स्ट्रोक के आगे स्टेप दिखा देता हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा। will form and break several ये देखो, times ये as the देखो, thick filament अब ये वापस क्यों आया? क्योंकि इसने एटीपी ली। तो एटीपी बाइंडिंग रिटर्न्स हेड टू रिस्टोर स्टेट। इसका मतलब है कि जब इसके ऊपर एटीपी अटैच होगी तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगा। अब जब ये एटीपी टूटेगी तो ये फिर उठेगा, अटैच होगा, और जब फॉस्फेट हटेगा तो इसको पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा, फिर एटीपी आएगी, फिर वापस आएगा। तो ये पूरा एक अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं, इस वक्त ये किस स्टेट में है? एनर्जाइज इसमें है या नॉन एनर्जाइज स्टेट में है जब इसको एटीपी मिलती है? आप लोग को क्या लगता है कि ये एनर्जाइज स्टेट है या नॉन एनर्जाइज स्टेट है? सर नॉन एनर्जाइज, जो कि वो पहले वाली एनर्जाइज थी ना। शाबाश, वेरी गुड। देखो, अब इसके पास एटीपी तो है, लेकिन एटीपी का क्या फायदा? एटीपी का फायदा तो उस वक्त होगा ना जब एटीपी टूटेगी तो एनर्जी निकलेगी ना यार। तो अभी जब इसके पास एटीपी आई तो ये नॉन एनर्जाइज फॉर्म है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जब एटीपी टूटेगी तो यही एडीपी और पीआई दो प्रोडक्ट वो जब इसके हेड पे अटैच हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और उसको एनर्जाइज कर देंगे।
इसके एनर्जाइज होते ही जाके ये ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, यही अटैच होते ही फिर क्या होगा, जब दोबारा एटीपी आएगी तब जाके डिटैच होगा। इसका मतलब है एटीपी का असल रोल इसको डिटैच करने के लिए है आने, और एटीपी का तोड़ना जो है वो इसको एनर्जाइज करना है। तो ये चीजें भी मल्टीपल टाइम चलेगी, इसको जरा देखिएगा। सर एक बात बताएं, जी, ये आपने बोला था कि जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो मसल स्ट्रोक होता है। तो जब स्टेमिना खत्म होता है एटीपी रिलीज होता है, लेकिन अभी भी इतना स्टेमिना, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ देखो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। दोबारा मैं जरा वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो को गौर से देखें। ऊपर जो एक्टिन फिलामेंटस की कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं कि इसके हेड कैसे पुल करते हैं इसको। times as the thick filaments pull the thin filaments in towards the center of the sarcomere. देखो Thus, सेंटर में, अच्छा एक इस चीज को थोड़ा दोबारा देखिएगा। नीचे आप देखिएगा इसकी हेड को, मायोसिन हेड को, कि उसके साथ एटीपी क्या कर रहा है, और साथ साथ भी ऊपर कॉन्ट्रैक्शन को भी देखो कि वहां क्या हो रहा है। दोनों चीजें एक बार दिखा देता हूँ। फिर अटैच होगा, और जब फॉस्फेट हटेगा तो इसको पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा, फिर एटीपी आएगी, फिर वापस आएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मूवमेंट कहते हैं। अब प्लीज इसको जरा मैं दोबारा चला रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। pull the thin filaments in towards the center of the sarcomere. देखो ऊपर Thus, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। pulling the Z discs towards the मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ देखो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। दोबारा मैं जरा वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो को गौर से देखें। ऊपर जो एक्टिन फिलामेंटस की कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं कि इसके हेड कैसे पुल करते हैं इसको। times as the thick filaments pull the thin filaments in towards the center of the sarcomere. Thus, देखो सेंटर में pulling छोटा होता the जाएगा। Z discs towards the M line. The I ये देखें, अब आपका जी जो एच जोन था वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, देखो ना, आपके दोनों एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल एम लाइन पे आके मिल गए। तो जो बीच में जोन था, जो आपका जो जिसको हमने कहा था कि एच जोन है, वो तकरीबन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल के अंदर एच जोन बहुत छोटा होता है। अब इसका मैं एक और डायग्राम के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ, आगे देखिएगा प्लीज। shorten and the H zone disappears. एच जोन डिसअपीयर्स। ये The देखिए, overall effect is that the A bands from adjacent sarcomeres ये देखो ये दोनों सेम मसल है, लेकिन ऊपर वाला रिलैक्स्ड है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टेड मायोफिब्रल है। आई मीन ऊपर वाला मायोफिब्रल रिलैक्स है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टेड है। तो पूरा का पूरा मायोफिब्रल जो है वो पूरा का पूरा जो सार्कोमेयर है वो इतने छोटे हो गए, शॉर्टन हो गए। अब आप ऊपर के सार्कोमेयर को नीचे वाले सार्कोमेयर से कंपेयर करें और फिर इनकी एच जोन को देखें, तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, आई बैंड पे भी फर्क पड़ा है और एच जोन पे भी फर्क पड़ा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, मैंने इसका आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है। मेरे ख्याल में अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे मैं अभी जाऊंगा तो फिर एक और टॉपिक शुरू होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, एक्शन पोटेंशियल कैसे। जी बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स भी आप लोगों ने पढ़ा और मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी पढ़ा। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ जो लास्ट इसका एक लेक्चर होगा वो शेयर करूंगा, जिसमें ये बताएंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कैसे किया जाता है, मैकेनिज्म क्या है, कैल्शियम आयन का क्या रोल है और किस तरह एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा मसल्स के। क्योंकि आपको पता है कि मसल जो है वो एक इफेक्टर है जिसका ताल्लुक ब्रेन के साथ होता है। तो कल हम ये पढ़ेंगे कि ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल है, यानी इम्पल्स जो है, वो मसल को किस तरह एक्टिवेट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये इंशाल्लाह ताला हमारा अगला लेक्चर होगा जिसको हम कल पढ़ेंगे। राइट नाउ अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा मसल स्ट्रक्चर के हवाले से या मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछिएगा। जी बेटा, समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, so then inshallah we will discuss it tomorrow from the same point. Thank you very much. See you tomorrow. Allah Hafiz.